आज का जो प्रेजेंटेशन होने वाला है ये आपके सिलेबस से ही है। एक्चुअली मैंने जब डिसीजन लिया कि हाँ कौन सा टॉपिक लिया जाए जिस पे आपको लेक्चर दिया जा सके, तो मुझे लगा वैसा टॉपिक लिया जाए जो कि बेसिकली आपके सिलेबस से हो और आपको किसी न किसी तरह मदद मिले मेरे लेक्चर से, जो भी हम बोल पाए एज अ साइकोलॉजिस्ट, राइट। ये टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, जिसको आप कहते हैं अंत विषयक शोध। शोध एक समस्या से शुरू होता है और उसे जब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप तरह तरह के ढंग से उसे सॉल्व करते हैं। और एक तरह का जो ढंग है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होता है। एक होता है कि आप अगर सोशियोलॉजिस्ट है तो सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है वो साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च कर रहा है। बट जब ये जो मर्ज कर जाते हैं, जब बाउंड्री नहीं रह जाती है, धीरे धीरे ये सब सब्लिमेट होने लगता है, एक दूसरे में मिलने लगते हैं और ये सब एक साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहलाता है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अब जब ये आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है इस विषय को पढ़ेंगे, आप क्या समझेंगे और क्या आपको और बातें समझ में आएंगी, वो ये सब चीजें हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, समझ के स्तर पे, या फिर आपको याद रहे इस स्तर पे आप ये समझ पाएंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होता क्या है। पहली चीज, आपको यही नहीं पता है कि क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों, व्हाई इट इज नीडेड, द प्रोसेस टू डू इट, इसको कैसे किया जाता है। हम एज अ रिसर्चर अगर आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे पता नहीं कैसे मैम, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट अपने तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग अपने तरीके से। बट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के प्रोसेसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसमें कि कुछ डिफरेंट डिसिप्लिन के जो रिसर्चर्स होते हैं अपनी अपनी प्रोसेसेस को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक, दी प्रॉब्लम इन्वॉल्व मतलब क्या क्या इसमें अड़चने आती हैं जब आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को करते हैं, तो क्या क्या इसमें आपको अड़चने आती हैं और इसका रेलेवेंस क्या है। हम सोशल साइंटिस्ट के तौर पे इस इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात आखिरकार कर क्यों रहे हैं, राइट। अब इसको अप्लाई करने और एनालाइज समझने और मतलब किस तरह से इसको लागू करना है, आप मतलब उस चीज लेवल पे अगर आप बात करेंगे, तो इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट यू डेवलप अ रेडिकल आउटलुक। ये आपको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड आउटलुक देता है, जिससे कि आप हर सब्जेक्ट को समझते हुए उनके व्यूज को एक साथ एकत्रित करते हुए बात करते हैं या फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और ये आपको मतलब हर एक विषय की जो अपनी सुंदरता होती है उसको एप्रिशिएट, उसको मतलब उसका प्रशंसा करने का आपको एक मौका देता है। यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटेड कंसेप्ट्स। कई सारे कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, राइट। तो एक कंसेप्ट अगर सोशियोलॉजिस्ट उसको किस तरह डिफाइन करता है या साइकोलॉजिस्ट उसको किस तरह डिफाइन करता है, वो रिलेटेड कंसेप्ट है, बट अलग अलग डेफिनेशन से आपको पता चलता है कि हाँ ये एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, you will also be able to identify from the knowledge domain of research as to where and how the interdisciplinary research is being used. आपको ये भी पता चलेगा कि interdisciplinary research आजकल कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, आप खुद एग्जाम्पल दे पाओगे कि किस किस फील्ड में आपने interdisciplinary research को देखा है। इवेल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिएटिंग एक नया मतलब कुछ नया आप कर पाओ इसको, इस लेक्चर से वो ये चीजें हो सकती हैं। it will be highly appreciated if you are able to pose one problem। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप अपने लेवल पे मुझे एक एग्जांपल दे पाओगे इस लेक्चर के बाद कि हाँ मैम इस समस्या के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी आउटलुक की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और हाँ यूज होता जा रहा है। अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। ठीक है, स्टोरी सुनना सभी को पसंद होता है। ये स्टोरी है 6 अंधे लोगों की और उनको पहली बार हाथी का प्रत्यक्षण करना था इसमें। ठीक, अब वो कभी हाथी को देखे नहीं है क्योंकि वो अंधे हैं, स्वाभाविक है, तो वो छू कर ही समझना चाह रहे थे कि हाथी आखिरकार होता क्या है, उनको डिस्क्राइब करना था। अब आपको समझना होगा कि हाथी जो एक एक ब्लाइंड व्यक्ति है, एक एक अंधा व्यक्ति है, वो एक सोशियोलॉजी हो सकता है, एक हिस्ट्री हो सकता है, एक एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, एक साइकोलॉजी हो सकता है, और कोई भी फील्ड मान लीजिए, साइंस का कोई भी फील्ड मान लीजिए, वैसा अंधा व्यक्ति है, उसको दूसरे का व्यू पॉइंट बिल्कुल भी नहीं पता है, राइट।
उस अंधे व्यक्ति ने पेट छुआ, पेट का जो है एरिया उसको छुआ, तो उसने बोला कि बहुत ही सख्त सा है और बहुत ही कड़क है, शायद ये दीवार जैसा होता है। ठीक, मतलब उस अंधे व्यक्ति ने अपने पर्सपेक्टिव से कहा कि हाथी एक दीवार जैसा होता है। दूसरे ने कान छुआ, तो कान से उसको लगा कि ये तो पंखे की तरह लग रहा है, तो शायद एक बेना होता है। ठीक, तीसरे ने इसका सूंड छुआ, उसको लगा कि भाई ये तो बहुत ही लचीला है, शायद ये एक कहीं सांप की तरह होता है। चौथे ने उसका ये दांत छुआ, तो उसको लगा बड़ा कड़क है और शायद एक अस्त्र की तरह होता है। पांचवे ने उसका पैर छुआ और उसको लगा ये तो तना लग रहा है किसी पेड़ का और कड़क भी है, तो हाँ ये तने की तरह होता है। और पांचवे ने उसका पूंछ छुआ, वो बोला ये तो बहुत ही दुर्बल सा, बहुत ही दुबला पतला कुछ जीव होगा। ठीक, अब आप बताइए, सॉरी आप तो म्यूट ही है। अब ये बात है कि आप लोग देख रहे हैं कि सबने सही कहा। ठीक, हाथी बहुत ही कड़क भी होता है, उसके पंखे की तरह कान भी होते हैं, अस्त्र की तरह दांत भी होते हैं, सूंड उसका सांप की तरह लचीला भी होता है, तना उसका कड़क और पेड़ की तरह भी होता है, तथा पूंछ उसका ऐसा प्रतीत करने पे बताता है कि वो एक दुर्बल सा प्राणी होगा। बट क्या ये हाथी का पूरा डिस्क्रिप्शन है? जवाब नहीं है, क्योंकि अगर हमें हाथी का पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हमें हर एक का व्यू पॉइंट उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर खुद ही जाके टेस्ट करिए। अब समझिए जिसने इसका पेट छुआ वो जाके इसका कान छुए तो उसको पता चलेगा हाँ ये तो पंखे की तरह भी है। एक एक करके जब वो पूरा छुएगा तब उसको एक अनुभूति होगी जो कि उस प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन है। यही होता है रियल लाइफ सिचुएशन में। आप जब कोई समस्या देखते हैं तो उसका अपने पहलू से, अपने नजरिए से सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजी वाले बच्चे सोशियोलॉजिस्ट की तरह, साइकोलॉजी वाले साइकोलॉजिस्ट की तरह, और जो भी फील्ड है वो अपने अपने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। पर वो एक्सप्लेनेशन कुछ समस्या जो कि बहुत जटिल होती है उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे केस में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च काम आता है। अब ये है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का पहलू, एक डिफरेंट डायमेंशन पे आपको समझने के लिए कि ये रहा दुनिया। ठीक है, आप अपनी दुनिया को देख रहे थे जो कि ब्लैक एंड व्हाइट था। जैसे ही आपने नया चश्मा लगाया आपको लगा कि नहीं ये तो बड़ा रंगीन है और ये डिफरेंट तरीके का है। राइट, आपने दूसरे के पर्सपेक्टिव को एंटरटेन किया और उसको रिस्पेक्ट करते हुए उससे आपने दुनिया को देखना शुरू किया। यही एक इंटरडिसिप्लिनरी एक आउटलुक डेवलप करने की बात हम इस पिक्चर से कर रहे हैं। सेम, आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या है कि एक समस्या ऐसी है जिसमें चार आयाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चारों आयाम पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चारों आयाम पे जब आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या ये शब्द टीम बनेगा? अगर इसमें से कोई एक बोले कि नहीं हम जा रहे हैं, ठीक, ओ सॉरी, एक ए बोले कि नहीं हम जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो ये टीटीएम हो जाएगा। राइट, ये टीईएम टीम नहीं रहेगा। मतलब हर एक डिसिप्लिन का अगर एक बहुत ही जटिल समस्या है जिसमें चारों डिसिप्लिन का, चारों डिसिप्लिन मतलब हिंदी हम इसकी नहीं जानते हैं, तो इन अगर चारों डिसिप्लिन का रहना जरूरी है तो इन चारों को अपने अपने स्थान पे रहना पड़ेगा। अगर वो वहां से निकल जाएंगे तो हमें पूरा पिक्चर नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं समस्या की जटिलता के अकॉर्डिंग समझने की। ठीक है, जैसे हम बताए थे कि अगर बहुत ही सामान्य सी समस्या है जिसमें आपको मतलब बहुत ही सिंपल से सोशियोलॉजिकल चीजों के बारे में बात करनी है तो आप अपने सब्जेक्ट से काम चला पाओगे। राइट, बट जैसे जैसे समस्या की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी तक आगे बढ़ते हैं। मतलब अभी तो आप यहीं तक पढ़ोगे बट एक आगे का आयाम होता है जो होता है ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक, अब जानते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते किसको है। ठीक, हमने जब इसको देखा तो मैंने पाया कि मार्लिन स्टेमर ने 1990 में इसको एक ट्रांजिशन की तरह बताया है जिसमें सबसे पहले डिसिप्लिनरी, मतलब अगर आप इंट्राडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं तो सोशियोलॉजिस्ट जब अपने सिंगल डिसिप्लिन में, मतलब एक समस्या के समाधान के लिए सिंगल वे की एक राह पे चल रहा है तो वो इंटरडिसिप्लिनरी रहा। मैं अगर अपने राह पे चलूं, आप अपने राह पे चलें, तो आप अपने डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी,
people from different disciplines working together, each drawing for their disciplinary knowledge. अब इसमें क्या है, इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। ऐसी एक समस्या है जिसमें कि दो आयाम हो सकते हैं, जैसे किसी बीमारी का सामाजिक कारण, बायोलॉजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण, ठीक है। तो इसमें हम तीनों आयाम पे डिफरेंट हम लोग इनपुट्स डाल के अपने अपने डिसिप्लिन को बताते हैं कि हाँ, इस समस्या का बायोलॉजिकल कारण ये हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उस समस्या से हम अपनी डिसिप्लिन की तरफ नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ठीक। वो समस्या आई तो बायोलॉजिस्ट अगर काम करे तो उनको लगा कि नहीं, हो सकता है इस वजह से आ रही है, तो वो अपनी डिसिप्लिन में एक नॉलेज ऐड करते हैं, ठीक। मतलब इनमें ज्यादा मर्ज नहीं हो रही है चीजें, जैसे देख रहे हो इसमें सब एक प्रॉब्लम के अंतर्गत काम कर रहे हैं, बट एक दूसरे से मिलना जुलना उतना जरूरी नहीं है। आप लोग एक डिसिप्लिन में काम करते हुए आराम से बिना हस्तक्षेप के चलते रहेंगे, ठीक। क्रॉस डिसिप्लिनरी, कभी कभी ये भी होता है कि एक समाज शास्त्री अब जाके वो देख रहा है कि एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू क्या, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी लगभग मेरे हिसाब से सिमिलर होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंसेस बाद में टेक्निकल लेवल पे आते हैं। तो अगर वो उस व्यू पॉइंट को देख रहा है, जैसे साइकोलॉजिस्ट हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, कैसे समस्या का समाधान करते हैं, ये इसका ये मतलब होता है व्यूइंग वन डिसिप्लिन फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव। वो जो चश्मे की बात कही थी मैंने, वो होता है क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च। इंटरडिसिप्लिनरी जिसकी बात हम तब से किए जा रहे हैं, मतलब सारी जो आपकी सूचनाएं हैं उनको आप इंटीग्रेट करोगे, एक साथ मिलाओगे, तब जाके आप एक रियल सिंथेसिस, मतलब अभी ये भी नहीं कि आप मिला लिए और वो हो जाएगा, राइट। प्रॉपर उसका कुछ कम कुछ ज्यादा क्या होना चाहिए, प्रॉपर रेशियो, उस तरह से जब आप समस्या के लिए एक डिसिप्लिन और दूसरे डिसिप्लिन मिलते हैं, तब वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहलाता है। अब इन ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या होता है, अब ये तो इंटरडिसिप्लिनरी से भी ज्यादा है। आपने पिछले फिगर में देखा था, ये थोड़ा सा धुंधला लाइन है, ये लाइन तो एकदम सॉलिड है, ये धुंधला लाइन है, मतलब एक दूसरे से ये सब सब्जेक्ट्स मिश्रित हो रहे हैं, बट पूरी तरह मिश्रित नहीं हुए हैं। अपने डिसिप्लिन में उनकी खूबसूरती वैसे की वैसी है। बट जहां ट्रांसडिसिप्लिनरी की बात कही, वहां पे क्या हुआ, सारे डिसिप्लिन एक दूसरे में मिल गए, उन्होंने एक न्यू इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क की बात की और बियॉन्ड डिसिप्लिन काम करना शुरू किया, राइट। वो कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज बिकमिंग बाउंडलेस और फुल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे हुआ, यहाँ आप उलझन देख रहे हैं, राइट। सब अपना 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 काम कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जितना आवश्यकता उतना दे रहे हैं, पोर्शन भी वैरी कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ आप देख रहे हैं ये सर्कल एक होता जा रहा है। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही ये ट्रांसडिसिप्लिनरी पूरा सर्कल बीच में बन जाएगा, ये वापस प्रोसेस चला जाएगा। देख रहे हैं एरो इन्होंने बनाया है, मतलब ये एक डिसिप्लिन बन जाएगा जिसको हम बाउंडलेस कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपने आप अल्टीमेटली जाके आगे, मतलब जैसे जैसे रिसर्चेस उसमें और होते जाएंगे, वो एक डिसिप्लिन की तरह स्टैब्लिश हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस निरंतर चलता ही रहता है। अब आते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट, क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि समझना काफी होता है, ठीक। साइंस ऑफ इंटरैक्शन, मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च को क्या कहते हैं, साइंस ऑफ इंटरैक्शन। मतलब यहाँ दो तीन डिसिप्लिन आते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और सूचनाएं जितना आवश्यक है देते हैं, नहीं तो अपना लेके अपने अपने डिसिप्लिन में ज्ञान भरते जाते हैं। जैसे हम और कोई भी डिसिप्लिन समझे, हिस्टोरियन मिले, उन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया और अपने अपने डिसिप्लिन में कुछ कुछ इनपुट लेके चले गए। उनको कुछ मतलब नहीं है कि क्या इंटीग्रेशन करना है या कोई नया डिसिप्लिन बनाना है, उनको अपने डिसिप्लिन को और रिच करना है और सॉलिडिफाई करना है, ठीक। साइंस ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा डिसिप्लिन एक साथ मिलते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, और उनके जो मैंने बताया था धुंधली सी लाइन थी, डैश डैश वाली लाइन थी, मतलब कुछ सूचनाएं मिलती है, कुछ सूचनाएं नहीं मिलती है, और एक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। It is focused on a single subject of investigation which can be understood using knowledge coming from different disciplines. So this is single question or limited. अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान देनी है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में हमेशा समस्या एक या लिमिटेड होते हैं, ज्यादा समस्याओं पर आप काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात क्यों हुई, क्योंकि आप देख रहे थे फाइनली एक और नया सा सब्जेक्ट
फॉर्म हो गया था, राइट? वो सर्कल के रूप में आपने देखा था. क्रिएटिंग अ क्रॉसरोड इन विच डिफरेंट डिसिप्लिन्स इंटरैक्ट एंड प्रॉब्लमेटाइज ईच अदर. ठीक है. Through a social learning process combining two or more disciplines to discover something in a different discipline or even create a new discipline. मतलब ultimately इसमें इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है कि वो जो धुंधली लाइन है वो अपने आप खत्म हो जाती है और एक नया डिसिप्लिन फॉर्म हो जाता है. ठीक. अब इसका नीड क्या है, जरूरत क्या पड़ी कि सोशल साइंटिस्ट हम लोग ये सब की बात करें? भाई हम लोग अपना डिसिप्लिन ही पढ़ ले वही बहुत है. ठीक. इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड. हम तो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, समाज में रहते हैं जो कि अपनी हिस्ट्री लेके है, जिसका अपना कल्चर है एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. हर एक मनुष्य है जिसका अपना साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, स्पेस टाइम सब कुछ वहां पे काम हो रहा है. और हमारी समस्याएं भी उतनी ही इंटरकनेक्टेड है. पता चलता है कि कुछ साइंटिफिक कारणों से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब साइंस भी वहां पे आ जा रहा है. सोशल साइंस ही नहीं, साइंस भी बहुत हद तक इंटीग्रेट करता है या फिर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में रिसर्चेस मिलते हैं. ठीक. We affect each other in many ways. Therefore, we need an integrated approach to solve these problems. ठीक. अब हम लोग डिफरेंट तरह की जो समस्याएं हैं जिनका आप सोल्यूशन अपने खुद के डिसिप्लिन से नहीं कर पाते हैं, उनका सोल्यूशन आप तब कर पाएंगे जब आप डिफरेंट डिसिप्लिन एक साथ मिलकर काम करेंगे. ठीक है. तो इसीलिए इंटरडिसिप्लिन रिसर्च की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है. An interconnected world needs new form of patterns and intellectual inquiry that challenges existing. अब क्या है कि अभी जो हम लोग डिसिप्लिन नॉलेज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं लगता है. ठीक है. कहीं कहीं लगता है नहीं इसका कुछ आयाम छूट रहा है, नहीं इसमें और कुछ अध्ययन का स्कोप दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो ऐसे केस में हम लोग जब चैलेंजेस फेस करते हैं अपने खुद के डिसिप्लिन में या इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज में, तब हम लोग जाके इंटरडिसिप्लिन रिसर्च की बात करते हैं. एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है. अब ये क्या करता है इंटरडिसिप्लिन रिसर्च? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात करता है, थ्योरेटिकल या बेसिक रिसर्च की नहीं, ये अप्लाइड या एक्शन रिसर्च की बात करता है. Since interdisciplinary research involves organization of knowledge around real world problems rather than disciplines, we need a holistic approach. बात क्या की गई है? होलिस्टिक. मतलब सारे डिसिप्लिन्स मिलके एक साथ एक होलिस्टिक अप्रोच, एक मतलब इसका हिंदी देखना पड़ेगा बच्चा, होलिस्टिक अप्रोच की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, एक साथ मिलजुल के किसी भी समस्या का समाधान करना. This will more likely produce outcomes which is more than sum of different parts. ठीक है. ठीक है. ये भी लाइन थोड़ा हमको ध्यान देना है कि सम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन हम अभी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, कोशिश करेंगे हम अपने वीडियोस में करें इसको. ठीक है. help greater awareness of one's own discipline knowledge. अब क्या जरूरत पड़ी इसकी आगे और कि आपका जो खुद का डिसिप्लिनरी नॉलेज है, राइट, कि मतलब मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने डिसिप्लिन के बारे में कितना जानती हूँ, एक व्यक्ति को किन किन वजह से समस्याएं हो पाती हैं, तो क्या वो मैं पूरी तरह जान पाऊंगी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? ये तो पॉसिबल नहीं है. कहीं ना कहीं मुझे बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, उसका रीजनल या फिर कल्चरल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल सब पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. इस संदर्भ में कॉग्निट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज व्हेन द इंटीग्रेशन इज विद इन. हाँ, अब इसमें ये बताया, मैं बस एक ये इनपुट डालना चाह रही थी. कॉग्निट, सजाती इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कब कहलाता है? जब नेचुरल फिजिकल साइंसेज जैसे साइंस के सब्जेक्ट जब एक साथ मिलते हैं तो वो कॉग्निट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहलाता है. सोशल साइंस के डिसिप्लिन एक साथ मिलते हैं तो वो अलग कॉग्निट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहलाता है. बट जबकि साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज सब डिसिप्लिन एक दूसरे में उल्टा पुल्टा गोल मोल जो जिससे मिलना चाहे वैसे मिलके रिसर्च कर रहे हैं, तो उसे रैडिकल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है. ठीक. प्रोसेस, अब ये आपका एक इम्पोर्टेंट था उसमें सिलेबस में पार्ट जिसपे आपको प्रोसेस पढ़ना था कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च किया कैसे जाता है. आपने पद्धति एज सच, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो देना यहाँ संभव नहीं है मास्टर्स लेवल पे. पॉसिबली रिसर्च जब आप करेंगे और आप जब तक रिसर्च करेंगे तब तक तो और भी ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, तो आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो बात हम इस सेक्शन में करेंगे. अब कंसेप्चुअल डिजाइन,
The conceptual design includes mostly activities such as thinking, exchanging interdisciplinary knowledge, reading and discussing. अब क्या होता है, इसमें कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं. डिफरेंट रिसर्चर्स जो कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहते हैं, वो सोचते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. भाई तुम क्या सोचते हो, भाई हम क्या सोचते हैं, एक दूसरे से बताते हैं, पढ़ते हैं अपने लिटरेचर को और फिर डिस्कस करते हैं. ठीक है. और एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें कि अपने रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, कि मेरे रिसर्च, ये जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं. उसके बाद क्या क्या थ्योरीज और क्या क्या एलिमेंट्स इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे इसकी समझ के लिए, वो इंटरडिसिप्लिनरी वे में डिसाइड करते. हो सकता है कुछ एक्सप्लेनेशन सोशियोलॉजिकल थ्योरी से ले रहे हो, कुछ हिस्टोरिकल थ्योरी से ले रहे हो, कुछ बायोलॉजिकल थ्योरी से ले रहे हो. तो ये हर एक जो थ्योरेटिकल अप्रोच है उनको हम लोग एकत्रित करते हैं. ठीक. उसके बाद ऑपरेशनलाइजेशन, जो हम लोग कंसेप्ट या जिस चीज का अध्ययन करना चाहते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं. अब इसको डिफाइन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी बाउंड्री को पार करेंगे. ऐसा नहीं कि एक सोशियोलॉजिस्ट तरीके से ही अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेगा, अपने चरों को डिफाइन करेगा. उसको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में उसको बाकी डिसिप्लिन्स के भी व्यूज को उतना ही महत्व देना चाहिए ऑपरेशनलाइजेशन के वक्त पे. नेक्स्ट है टेक्निकल सेक्शन, मतलब कि चीजें होंगी कैसे आखिरकार, मतलब रिसर्च किया कैसे जाएगा. ठीक. इट डील्स विथ हाउ, वेयर, व्हेन विल द रिसर्च यूनिट बी स्टडीड. ठीक है. मतलब कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा. ठीक है. ये सब प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस होते हैं. अब इस चीज को डिस्कस करते वक्त भी डिफरेंट अप्रोचेस को ध्यान में दिया जाता है. कभी आपको अपनी बाउंड्री भी छोड़ के, हो सकता है आप एज अ सोशियोलॉजिस्ट सर्वे या इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करते हो, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट हम एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते हैं. तो कहीं कहीं आपको अपनी बाउंड्री छोड़नी पड़ेगी, कहीं हमें अपनी बाउंड्री छोड़नी पड़ेगी. तो ये डिसीजन कब करते हो, टेक्निकल डिजाइन जब आप डिसाइड करते हैं रिसर्च का, तब आप इसमें डिसाइड करते हो कि हमारे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की मतलब किस तरह से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, एंड हाउ मेनी रिसर्च यूनिट विल बी रिक्रूटेड. मतलब सैम्पलिंग क्या करना है, कैसे करना है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है. अब एनालिसिस कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि कहीं क्वालिटेटिव डेटा आता है, मतलब शाब्दिक रूप में, एक डिस्क्रिप्शन के रूप में, और कहीं अंकों के रूप में डेटा आता है. अब ये जो अड़चन आती है, इसको बहुत जरूरी है कि आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि भाई स्टैटिस्टिक्स. ओके, माय इंटरनेट कनेक्टिविटी इज स्टेबल. हेलो सारिका, हेलो. am I audible? हाँ हाँ. Okay, I felt that. yes okay, continue. अब ये है कि एनालिसिस पार्ट पे आपको ये ध्यान देना है कि मतलब जैसे रहता है ना कि कभी कभी आप जब डिस्क्रिप्टिव डेटा लेते हो, जैसे हमने पूछा कि भाई आपको कैसा महसूस हुआ, आपने कोविड-19 में इतना बहुत ज्यादा अड़चने देखी और आपको कैसा महसूस हुआ. उस व्यक्ति ने पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको 2-3 सेंटेंसेस में लिख के दिया रिस्पॉन्स. अब यही क्वालिटेटिव डेटा का आप एनालिसिस करोगे या फिर उसका विश्लेषण करोगे, तो आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलेगा, डिफरेंट कंटेंट एनालिसिस मिलेगा, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा. बट जैसे आप क्वांटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाओगे, कई हद तक डेटा आपके खत्म हो जाएंगे. जैसे आपने क्वांटिफिकेशन में क्या करोगे, आपको बहुत अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा. ठीक है. वो कहेगा कि हाँ मुझे कभी कभी अच्छा लगा, बट मुझे लगा कि नहीं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था. ठीक है. अब ऐसे प्रश्नों में आप हाँ नहीं के उसमें कहीं ना कहीं डेटा को कट कर दे रहे हो और किसी एक कैटेगरी में फिट कर दे रहे हो. ठीक. तो इसीलिए कहा जाता है कि क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव डेटा नहीं करना चाहिए. बहुत ही रेयर केसेस में आपको क्वांटिफिकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए. क्वालिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव डेटा के तौर पे ही एनालाइज करना चाहिए. अब ये सब डिसीजन कहाँ करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चर्स? टेक्निकल सेक्शन में. आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन. अब आता है एक्सप्लेनेशन देने की बात. ठीक है. टू benefit optimally from the research being interdisciplinary, the modules need to be brought together in the integration state.
The modules may be monodisciplinary or interdisciplinary and may rely on quantitative, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड अप्रोच। अब इसमें वही है कि डिफरेंट तरह के डेटा को एक साथ लाया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, 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 क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, किसी भी तरह का डेटा आ सकता है। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि एनालिसिस के बाद जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, या अपने रिसर्च क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कैसे कैसे प्रोसेस को कर रहे हो। ठीक है, इंटीग्रेट आपको बड़े ध्यान से करना होता है, इस तरह से कि हर डिसिप्लिन का जो थोड़ा बड़ा इनपुट है वो जरूर आप ध्यान दें, किसी एक डिसिप्लिन की तरह बायस न हो जाए। अब ये प्रॉब्लम आएगा जब प्रॉब्लम की बात करेंगे। हम अपने डिसिप्लिन को हमेशा बहुत महत्व देते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स की जब बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है जब हम एज अ डिसिप्लिन वाले रिसर्चर होते हैं। ठीक, साइंटिफिक क्वालिटी एंड एथिकल कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी। अब इसमें जब रिसर्च शुरू होती है कई चीजें आपको ध्यान देनी होती है, जैसे कि टीम मेंबर्स को पहले से पता होना चाहिए कि उनका कितना शेयर है, वो क्या काम करेंगे और उनका क्या रोल है। ये एंड में जाके एथिकल ग्राउंड पे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। आपको पहले से डिफाइन करना होगा कि आप एज अ रिसर्चर क्या करेंगे, क्या एक्टिविटी आपके जुरिस्डिक्शन में है और आपको क्या एक्टिविटी नहीं करना है। ये सब आपको डिसाइड पहले ही करना होगा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च शुरू करने से पहले। अब कई सारे, अब ये इसमें एथिकल की बात की जाए तो मेडिकल साइंटिस्ट जब आप एथिकल वो सिनेरियो को देखोगे तो वो मोर सेंसिटिव किसकी तरफ है, ह्यूमन बींग्स की तरफ। मतलब कि आदमी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो देखते नहीं हो आप, दवाइयों का जो है टेस्ट वो पहले चूहों पे करते हैं, उनको उससे ज्यादा वो नहीं है, बट प्रॉब्लम नहीं होती है। बट कोई और रिसर्चर उसके साथ काम कर रहा होगा जो कि सेंसिटिव होगा एनिमल वेलफेयर के लिए, इकोलॉजी मतलब पर्यावरण के लिए, रूल्स रेगुलेशन के लिए, फंडिंग एजेंसीज के लिए, डेटा शेयरिंग मतलब फंडिंग एजेंसीज और डेटा शेयरिंग कहाँ करनी, कैसे करनी, ये सब के प्रति बहुत ज्यादा सजग होगा। स्लोपी रिसर्च प्रैक्टिसेस, मतलब कहीं कहीं क्या होता है ना, रिसर्च एवं ही चलता है, मतलब चलो कर रहे हैं डेटा कलेक्शन, कैसे भी कर रहे हैं, अरे तुमको दे दिया तुम कर लो डेटा कलेक्शन, तुमको दे दिया तुम कर लो। तो ये सब कुछ रिसर्चर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आपको जब एक इंटीग्रेशन या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करते हो तो हर एक रिसर्च साइंटिस्ट का आपको अच्छे से ध्यान देना है। और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आपका रिसर्च का लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, अब आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स 10 है। ओके, बिगर क्वेश्चंस कैन बी एड्रेस्ड। अब क्या है कि आप छोटी मोटी समस्याएं अपने डिसिप्लिन में रह के सॉल्व कर सकते हो, राइट। जैसे ही समस्या का दायरा बढ़ता है तैसे ही आपको डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ काम करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब ये डिसिप्लिन का जैसे ही दायरा बढ़ता है वैसे ही आपकी ऑडियंस भी बढ़ती है, पढ़ने वाले लोग भी बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, वाइडर ऑडियंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। अ फिलोसोफर जो कि इकोनॉमिस्ट की तरह, मतलब थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट इज मोर लाइकली टू प्रोड्यूस वर्क दैट इकोनॉमिस्ट वांट टू रीड। अब एक फिलोसोफर जो कि इकोनॉमिस्ट की तरह सोच पाता है और रिसर्च वर्क कर रहा है तो उसको इकोनॉमिस्ट भी मिलेंगे पढ़ने के लिए उसका आर्टिकल। मतलब फिलोसोफर्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में इकोनॉमिस्ट भी उसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं। वैसे ही एक इकोनॉमिस्ट है जो कि बहुत कैन थिंक लाइक अ फिलोसोफर इज मोर लाइकली टू अपील द फिलोसोफर्स। अब वैसे ही उल्टा भी हो सकता है, अगर एक इकोनॉमिस्ट है जो कि फिलोसोफर्स की तरह सोच रहा है कि भाई उनका क्या मायना होता, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं, राइट। तो इसमें तो इकोनॉमिस्ट पढ़ ही रहे हैं उसका आर्टिकल, बट इसके साथ साथ डिफरेंट फिलोसोफर्स भी उसका आर्टिकल पढ़ेंगे। अब ये आपको किसी भी समस्या का बेटर एक्सप्लेनेशन देने का स्कोप देता है और प्रेडिक्शन करने के लिए मदद करता है। रिसर्च का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रेडिक्शन। मतलब आप अपने रिसर्च के बेसिस पे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो और किस तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, बेटर नॉर्मेटिव वर्क विदाउट लुकिंग अक्रॉस द एजाइल्स एज अदर डिसिप्लिन्स, एथिक्स विदाउट इकोनॉमिस्ट। हाँ ठीक है, मतलब एथिक्स विदाउट इकोनॉमिक्स कैन बी एम्प्टी, इकोनॉमिक्स विदाउट, हाँ मतलब ये है कि आपको दायरा
एक्चुअली बढ़ रहा है, एंड ये आपको डिफरेंट क्योंकि इनपुट्स मिल रहा है। जैसे एथिक्स को इकोनॉमिक्स का अगर एथिक्स रहेगा विदाउट इकोनॉमिक्स तो वो एम्प्टी रहेगा, राइट? एंड इकोनॉमिक्स विदाउट एथिक्स, मतलब अगर इकोनॉमिस्ट अपना बस रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो बस मॉनिटरी बेनिफिट्स देखने लग जाए तो कहीं ना कहीं एथिक्स उसमें मार्जिनलाइज्ड हो रहा है, राइट? तो आपको एक नॉर्म्स भी सेट हो जाते हैं कि कैसा रिसर्च आपको करना चाहिए, कैसा रिसर्च नहीं करना चाहिए। आपके ग्रुप से आप डिसाइड कर पाते हो कि हाँ ये चीजें बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म रेपरकशंस ला सकती हैं, तो नहीं, हम लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इंस्पायर्ड टू कन्फ्रंट क्वेश्चंस दैट में, हाँ कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिसको क्योंकि आपके दायरे में नहीं है, आपके क्या कहते हैं, आप कर पाए नहीं कर पाए वाले में है, तो आप नहीं करते हो, समस्या को छोड़ देते हैं, राइट? बट आप इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे आप डिफरेंट रिसर्चर्स के साथ काम करते हो आप वैसे इंस्पायर्ड होते हो कि चलो ना देखते हैं इस समस्या का ऐसे समाधान हो पाता है कि नहीं, ठीक? तो आपके लिए इंस्पिरेशन की तरह काम करता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ये आप में क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक चिंतन डेवलप करता है। आप हर चीज में एक नानुपुर या फिर कुछ समस्या या फिर समाधान, एक डिफरेंट नजरिया देखकर उस समस्या का समाधान करने के सक्षम बनते हैं जब आप ये इस तरह का रिसर्च करते हैं। आपको नए तरकीब पता चलते हैं, राइट? वही समस्या वही समाधान आप कैसे डिफरेंट मेथोडोलॉजी से कर पाएंगे ये आपको पता चलता है जब आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। ओपनिंग न्यू इंटरेस्ट, कुछ ऐसे इस फील्ड भी हो सकते हैं जो आपने कभी किया ही नहीं, वो दूसरे ही डोमेन का आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो सोशियोलॉजिस्ट ही रिसर्च करते होंगे, नहीं नहीं ये तो साइकोलॉजिस्ट ही रिसर्च करते होंगे। तो जब आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करते हो तब आपको पता चलता है नहीं जी इसमें तो साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट भी है, इस पे हम थोड़ा काम कर सकते हैं, ठीक? मतलब आपका एक नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ठीक है? अब कॉमन अप्रोचेस, ठीक है? अब क्या हुआ, 2-3 डिसिप्लिन के रिसर्चर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो एक कॉमन अप्रोच वो डेवलप कर पा रहे हैं कि इस समस्या का समाधान के लिए ये जो रास्ता है, ये मेथोडोलॉजी है, अच्छा है, ठीक? तो उन सबको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, एक कॉमन सा चीज उनको मिला, ठीक? फ्रेश इंसाइट्स इनटू न्यू पर्सपेक्टिव, उनकी सोच में भी एक नया पर्सपेक्टिव जुड़ता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। ये सब लाभ हुए आपके इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के। प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की। हम लोग दबे हैं अपने अपने, जस्ट लेट मी सी, देयर इज वन क्वेश्चन। ओके, हाँ, थियोरेटिकल बैकग्राउंड की क्या समस्या आती है? थियोरेटिकल बैकग्राउंड में ये होता है कि हर एक जो डिसिप्लिन है अपने अपने थ्योरी से लदा हुआ है, ठीक? सबके पास अपने अपने विचारधाराएं हैं, समस्या को समाधान करने के अपने अपने तरीके हैं, तो वो अपने डिसिप्लिन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, ठीक है? वो अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही रिजिड हो जाते हैं और बहुत ही जैसे तकलानुसी, जैसे इस समस्या का समाधान ऐसे ही किया जाता है, उस पे अड़े रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या आती है जब एक साथ, जैसे अगर 2-3 लोग मिलकर रिसर्च कर ही रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी और उसमें एक आध लोग अड़ ही जाएं तो हो गया ना प्रॉब्लम, उस रिसर्च को करने में आपको दिक्कत जरूर आ जाएगी। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट्स, अब कोई कंसेप्ट आप डिफाइन कर रहे हैं, मैंने बताया था कि जब एक एक कॉमन स्तर पे आप प्लेटफॉर्म पे आके आप काम कर रहे हैं तो आपको सबके विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए अपने जो कंसेप्ट है उनको डिफाइन करना होगा, उनके बारे में सोचना होगा। अब ये समस्या आती है क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट में कहा कि थ्योरेटिकली सब रिजिड रहते हैं कि मेरा पॉइंट तो दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो फिर कैसे चलेगा, राइट? तो ये ऑपरेशनलाइजेशन में सेकेंड जो स्टेप है, पहले तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में वो लोग अपने बैकग्राउंड से बाहर नहीं आते और जब आते भी हैं तो वो अपना जो कंसेप्ट है वो लादना शुरू करते हैं और ऑपरेशनलाइजेशन किसी समस्या का जो डेफिनेशन होता है उसको कैसे आप डिफाइन करोगे उसमें आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। तीसरा होता है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस। अब मैं हूँ, जैसे साइकोलॉजी में मैं हूँ एक्सपेरिमेंटलिस्ट और फला फला व्यक्ति है केस स्टडी वाला, ठीक है? अब दोनों का ट्रेडिशन ही डिफरेंट है, ठीक है? अब वो दोनों एक साथ काम करने की कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं कर पाएंगे, तो उनका इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन क्योंकि डिफरेंट है, वो डिफरेंट आउटलुक और डिफरेंट सिनेरियो को बहुत प्राथमिकता देते हैं, इस वजह से ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में प्रॉब्लम आती है।
अब मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस जो मैंने बताया था, जिसके ऊपर आपको काम करना है, आखिरकार वही आपके लिए समस्या बनती है, क्योंकि कोई कहेगा क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छा है, कोई कहेगा क्वांटिटेटिव रिसर्च अच्छा है। एक ऐसा सॉलिड पॉइंट आपको देना पड़ता है, या एक ऐसी सॉलिड विचारधारा आपको देनी पड़ती है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर पाए, सॉल्यूशन दे पाए। क्योंकि मेथडोलॉजिकल लेवल पे कैसे करना है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या डेटा रहेगा, कैसे एनालिसिस करना है, हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। ठीक, interdisciplinary experts tend generally to regard fields other than their own with considerable suspicion. अरे बाप रे, अब मैं कहूं कि भाई इस समस्या का ये साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है, और इस वजह से इस समस्या में इस समस्या को इस साइकोलॉजिकल नजरिए से देखना जरूरी है। सोशियोलॉजिस्ट सोचेगा है ये साइकोलॉजिस्ट कुछ भी करते हैं, इनको कुछ समझने में मतलब कुछ तो गड़बड़ी है इनके सोच में। नहीं 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 नहीं, मतलब वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा के आपके व्यू पॉइंट को सुनेंगे। मतलब अगर कोई और कहेगा तो अरे नहीं नहीं ये कुछ डाउटफुल है। मेरा व्यू पॉइंट जो है वो, जैसे वो थ्योरेटिकल जो बैकग्राउंड है, थ्योरेटिकल रिजिडिटी जो आपके दिमाग में बनी हुई है, उसके वजह से आप बहुत ज्यादा सस्पिशन करते हैं, और ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो भाई। स्लाइड, हाँ, ओके, थैंक यू। देयर एंड्स माय स्लाइड। हमें पता भी नहीं चला, लेक्चर खत्म भी हो गया। If you have any questions, you can ask me now, or in case you want to contact me, you can even contact me on this email ID which is being flashed over here. Let me see the participants. Let me stop the sharing. Yeah. Okay. Hello all. Unmute all. आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बारी बारी से पूछ सकते हैं। वही चिचरा तो मैं अलग पढ़ना चले क्या क्वेश्चन है एक अलग पूछ रहा है, मेरा ही स्टूडेंट है। मैम कुछ टॉपिक दे दीजिए जिस पे रिसर्च करें। अलग, आर यू देयर अलग? या मुझे भी लगे कुछ स्टूडेंट्स मेरे नहीं है, तो मुझे लगा ये कहाँ से आए। करिए। नहीं, हम अपने स्टूडेंट्स को भी जोड़े हुए हैं इसमें। ओके, अच्छा था। मैं लक्ष्मी कुमारी से बोलूंगी कि वो इनको धन्यवाद ज्ञापित करे। ज्ञापित आपसे सीख रहे हैं। तो मैं शुरू में म्यूट की इसलिए आपको वेलकम भी नहीं कर पाई सही से। पहले तो हमारे बच्चों के बीच में है और हमारे बीच में आपका बहुत स्वागत है। जो शुरू का पार्ट था अभी, थैंक यू, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही क्रिएटिविटी डाल के आपने बताया, और स्लाइड्स भी आपके एकदम प्रॉपर, मुझे जहाँ तक पता समझ आ रहा था कि हमारे बच्चे भी बहुत और अच्छे से समझा। इन्होंने इसीलिए शायद क्वेश्चन रीड नहीं कर रही। ना उसमें दूसरा भी हो सकता है, अंग्रेजी में था स्लाइड। तो इतना समझते हैं बच्चे, ऐसा भी नहीं है। हिंदी में ही पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जितना मैंने कहा कि आपने बहुत एफर्ट लगाया, पूरा एकदम बहुत ही अच्छा, और इतना स्वीटली आपने एक्सप्लेन किया कि बहुत था। थैंक यू। हम चाहेंगे कि आगे भी अगर हम आपको करना चाहें तो आप तैयार हो जाइएगा। स्टेट वाला मैम मैम के मैम मतलब मैम के साथ ही रहते। सारिका, लक्ष्मी एंड सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप बच्चों से मिलने के लिए, आप लोगों को एक टॉपिक समझाने के लिए। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मुझसे छूट गए हैं, जो मैंने कहा था मैं वीडियो में डालूंगी। लेट मी प्रिपेयर अ वीडियो नाउ। एंड हाँ, इसके जो स्लाइड्स हैं मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, और उसका लिंक मैं सारिका मैम को दे दूंगी, आप उनसे ले सकते हैं। कुछ नहीं तो कुछ इनसाइट तो आपको इससे जरूर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू खुशबू, थैंक यू। Hey, let me take a picture. Wait, picture.